मिलिट्री साइंस। तो मिलिट्री साइंस यानी कि डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, इसको मिलिट्री साइंस कहते हैं, जो कि आपका बीए पार्ट 2, यहाँ पर आपका बीए पार्ट 2 में लिख दिया है, ये बीएससी पार्ट 2 के लिए भी है, ठीक है, बीएससी पार्ट 2 के लिए भी है। और आपका अगर बीकॉम है तो बीकॉम में भी आएगा। सेमेस्टर 4, बीएससी सेमेस्टर 4 है या फिर बीए सेमेस्टर 4 है। यदि आपके पास मिलिट्री साइंस यानी कि डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें लगभग 60 क्वेश्चन हैं और आपके लिए लगातार 3 दिन के वीडियो अपलोड होंगे। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। एट लास्ट में एक लाइक कमेंट जरूर करिएगा। हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन निरंतर मिल सके। 4th सेमेस्टर का वीडियो इंग्लिश का जल्दी अपलोड होगा और 2nd सेमेस्टर का भी अपलोड होंगे, क्योंकि 8 तारीख को जितने भी एग्ज़ाम आपके हैं लगभग मेरे पास जो अवेलेबल है मटेरियल, तो उसके आधार पर आपको प्रत्येक पेपर का मैं जो वीडियो क्वेश्चन मॉडल पेपर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपका पेपर है, यानी कि ये आपका पेपर का पेपर तो नीचे है, प्लान भी आपका दिया हुआ है। मिलिट्री साइंस कहते हैं इसके लिए, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी कहते हैं, मिलिट्री साइंस भी कहते हैं, ठीक है। अब आपका जो पेपर है वो है स्ट्रेटेजिक थॉट, यानी कि स्ट्रेटेजिक थॉट यानी कि चिंतन, स्ट्रेटेजिक चिंतन, रणनीति विचार, ठीक है। यहाँ पर पेपर कोड आएगा, यहाँ पर मैंने नहीं डाला है पर मैं लिख दूँगा, अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। जब मैं मॉडल पेपर बनाऊँगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका टाइम 2 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क आप यानी कि आपको 75 क्वेश्चन हल करने हैं और 75 क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर के होंगे। 75 नंबर आपको क्वेश्चन हल करने हैं, 75 ही नंबर होंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके होंगे इसमें 100, ठीक है। 2 घंटे का समय होगा और कोई से भी आपको 75 करने हैं, यानी कि कोई भी 75 प्रश्न, यानी कोई भी आपको 75 क्वेश्चन हल करने हैं जो आपको अच्छे से आ रहा है, आंसर इसका बिल्कुल कंप्लीट हो, क्लियर हो, वही आपको टिक करना है। मोटा बॉल पॉइंट वाला पेन लेके जाइएगा और OMR शीट को ध्यान से भरिएगा। तो 8 तारीख को आपका पेपर है और आज 4 तारीख हो गई है। वीडियो आज होगा, कल भी होगा, परसों भी आएगा, ठीक है। लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड मिलेगा और आप लोग निराश ना हो, हम आपके लिए काम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने कितने प्रकार के विस्तृत यंत्रों की चर्चा की है। तो कौटिल्य ने कितने प्रकार के विस्तृत यंत्र चर्चा की है अपने ग्रंथ में, तो वो हैं आपके 10 प्रकार के, यानी 10 प्रकार के विस्तृत यंत्रों की चर्चा की है किसने, कौटिल्य ने। ये पहला यूनिट है और इसमें आपके 2 यूनिट कंप्लीट किए हैं हमने। अगले में भी 2 यूनिट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। यहाँ 12 हैं, यहाँ 5 हैं, तो मैंने बताया आपको 10 प्रकार की उन्होंने यंत्र बताए हैं, कितने, कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है मनु, भीष्म या फिर आपके कौटिल्य या हिटलर। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के जनक हैं, आपको पता होगा ही सबको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है साम दाम दंड भेद, ये जो नीति है वो ये नीति किसकी देन है, हिटलर की, मैकियावेली की या फिर जोमिनी की। तो मैकियावेली, हिटलर, जोमिनी ये हमारे विदेशी है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि ये कौटिल्य की देन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है युद्ध दर्शन पर आधारित कौटिल्य का कौन सा विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, यानी किस पर, युद्ध दर्शन पर आधारित, ज्योतिशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र या फिर आपका अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो है वो युद्ध दर्शन की नीति पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कौटिल्य द्वारा वर्णित पैदल सेना का मुख्य हथियार क्या था, जो सेना पैदल चलती थी, भाला, धनुष बाण, तलवार या फिर गदा। तो धनुष बाण था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर का, अर्थशास्त्र के लेखक को अन्य किन नामों से जाना जाता है। जो कौटिल्य हमारे अर्थशास्त्र के लेखक हैं इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से जानते हैं, चाणक्य के नाम जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो 3 नामों से अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य को जाना जाता है। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस क्षेत्र में एक महान रचना है, जो अर्थशास्त्र है वो किस क्षेत्र में, तो यहाँ पर धर्म और समाज में, राज्य प्रशासनिक कला में
या फिर अर्थव्यवस्था संस्कृति में, तो आपका आंसर जाएगा बी वाला राइट। और इस तरीके से बी बना होगा और आपको बिल्कुल ही ब्लैक कर देना है, डार्क ग्रीन कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र रचना काल कितने ईसा पूर्व का है? जो अर्थशास्त्र का रचना काल है वो कितने वर्ष ईसा पूर्व का है? यानी कि ईसा पूर्व कहते हैं ईसा मसीह से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन है 4, ईसा पूर्व 500 वर्ष, ईसा पूर्व 300 वर्ष, ईसा पूर्व 200 वर्ष, ईसा पूर्व 400 वर्ष। तो जो बी वाला ऑप्शन है आपका राइट जाएगा ईसा पूर्व से 300 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थक था? कौटिल्य जो था राज्य की उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत का समर्थन करता था? तो यहाँ पर दिया हुआ देवी उत्पत्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, पित्त सत्तात्मक सिद्धांत। तो पित्त सत्तात्मक सिद्धांत नहीं, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसका आपको मॉडल पेपर भी अपलोड होगा और मॉडल पेपर मैं सब्जेक्ट इंग्लिश का डाल चुका हूँ, 4th सेमेस्टर का आने वाला है इंग्लिश लिटरेचर का, और एजुकेशन के वीडियो अपलोड होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किस विद्वान ने सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किया है? जो सप्तांग सिद्धांत है वो किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। अगले 3 ऑप्शन और हैं हमारे, जिसमें यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र दिया हुआ है और यहाँ पर कौटिल्य दिया हुआ है, बराह मिहिर दिया हुआ है। तो जो आपका ऑप्शन है राइट वो है कौटिल्य, सी वाला। अगला क्वेश्चन है राज्य के 7 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? ठीक है, कोष, आमत्य का, जनपद का या फिर स्वामी का। तो ये स्वामी का डी ऑप्शन राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है कौटिल्य की राज्य व्यवस्था किस प्रकार थी? कौटिल्य की जो राज्य व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं लोक कल्याणकारी, व्यक्तिगतवादी, फिलहाल में लोक कल्याणकारी थी और बाकी नीचे ऑप्शन और दिए हुए हैं जिनमें समाजवादी और आदर्शवादी दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? ठीक है, 6 अधिकरण हैं, 8 हैं, 10 हैं, एक ऑप्शन और है जो दिया हुआ है 15 अधिकरण। तो यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से, आर्थिक व्यवस्था से, इनकी राजनीतिक व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है भारत में मौर्य काल का प्रारंभ कब हुआ था? यानी भारत में जो मौर्य काल था उसका प्रारंभ कब हुआ था? 800 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व। तो आपका राइट आ जाएगा बी, 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल के प्रारंभ में किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, मगध का या फिर चंद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का। तो ऑप्शन सी राइट जाएगा मगध का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 3 ऑप्शन आपके और नीचे हैं जिनमें दिया हुआ मनु, स्वामी विवेकानंद, कौटिल्य। तो कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। युद्ध कैसे करना चाहिए अगले पार्ट में हम इसी में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं आपके और उम्मीद करते हैं इन क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना 100% रहनी चाहिए, रहेगी आपके पेपर में। तो अब आते हैं मौर्य काल में गुप्तचर संदेश भेजने के लिए क्या करते थे? तो यहाँ पर है गूढ़ लेख है, संकेत लिपि है, कुटी लिपि है। तो गूढ़ लेख जो है वो ऑप्शन आपका राइट जाएगा, पहला ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सम्राट चंद्रगुप्त की पैदल सेना में सैनिकों की संख्या कितनी होती थी? तो यहाँ पर दिया हुआ 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और जो संख्या होती थी वो होती थी 6 लाख, ठीक है। ठीक है, तो 6 लाख संख्या होती थी चंद्रगुप्त मौर्य के पैदल सैनिकों में और ऑप्शन आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन लिखा है खुरपास कवच, यानी कि कुरपास है, ठीक है, यहाँ पर खुरपास नहीं है। कुरपास कवच पहना जाता है कब? सिर की चोट बचाने के लिए, हाथ की उंगलियों रक्षा के लिए,
पेट व सीने की रक्षा के लिए, गर्दन रक्षा के लिए। तो जो सी आपका ऑप्शन है, सीना तथा पेट की रक्षा के लिए हम पहनते हैं कवच। अगला क्वेश्चन है, सांस लेने के कितने प्रकार की सैन्य जो विभाग होता है उसमें कितने प्रकार की पैदल सेना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दी हुई 6 प्रकार की होती है सेना का वर्णन किया है किसने, कौटिल्य ने अपने शास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, रथ व्यूह में कुल कितने रथ होते हैं। जो रथ व्यूह होता है उसमें कुल कितने रथ होते हैं, 38, 40, ऑप्शन 2 और हैं आपके नीचे, इसमें दिया हुआ 42, 45। तो रथ व्यूह में 45 रथों की संख्या होती है, यानी कि रथ की संख्या 45। अगला क्वेश्चन हमारा है, कातिल नहीं कि शास्त्र के 4 प्रकारों का वर्णन किया है, यानी कि यहाँ पर कातिल नहीं है, यहाँ पर कौटिल्य ने है। ठीक है, कौटिल्य ने अपने शास्त्र में 4 प्रकार के युद्धों का वर्णन किया है। तो उसमें क्या चीज़ है शास्त्र, तो शास्त्र हमारा है धनुष। इन चारों में से जो धनुष है वो मेन है। अगला है, कौटिल्य के अनुसार व्यूह रचना का मुख किस दिशा में नहीं होना चाहिए। जो व्यूह बनता, अगर आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें दिखाते हैं चक्र व्यूह बनाया जाता है। तो ऐसे ही व्यूह बनता है युद्ध में, जब किसी की देश से लड़ाई होती है दूसरे देश से। पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, 2 ऑप्शन और इसमें आपके जो दिए हुए, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर। ठीक है, डी ऑप्शन राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, और क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बनी हुई, प्लेलिस्ट पर भी आप लोग विजिट करें। प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है, जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं तो प्लेलिस्ट पे एक बार जरूर विजिट करें, और प्लेलिस्ट आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार के भाले हुआ करते थे। तो कौटिल्य के अनुसार 9 प्रकार के, 8 प्रकार के, 10 प्रकार के भाले होते थे, 11 प्रकार के कौटिल्य के अनुसार। ठीक है, यानी 11 तरीके के भाले युद्ध में प्रयोग किए जाते थे। अगला दिया हुआ है, कौटिल्य के अनुसार सूर्य व्यूह रचना के किस ओर पड़ना चाहिए। सूर्य होता है व्यूह के किस ओर होना चाहिए, दाहिनी ओर, बाईं ओर, अग्रभाग पर, लिखा है पृष्ठभाग पर, यानी कि पिछले भाग पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, समभूमि पर किस प्रकार का व्यूह बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मंडलाकार का व्यू, भोग व्यू, असंहत व्यू, इनमें से कोई नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विषम भूमि पर किस प्रकार का व्यू नहीं बनाना चाहिए। जो विषम भूमि है तो उसमें दंडाकार का व्यू नहीं बनाना चाहिए, और इसमें हमें खतरा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवच बनाने में, जो कवच हम पहनते हैं, सैनिक बना करते हैं, तो कवच बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग होता था पहले, हड्डी का, लोहा का, खाल का, तांबा का। तो खाल का ही होता था कवच बनाने में। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय प्रदेश में मध्य में स्थित दुर्ग क्या कहलाता है, वन दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धम्मन दुर्ग। तो ये धम्मन कहलाता है, इसमें भी डी राइट जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने दुर्ग के चारों ओर कितनी फीट गहरी खाई खोदने का उल्लेख किया है। तो 10 से 20 फीट, 20 से 30 फीट, 60 से 72 फीट, यानी कि सी वाला ऑप्शन राइट है। 60 से 72 फीट खाई खोदने का मतलब जो कौटिल्य हैं उसने मतलब व्याख्या की है। घुटने से कमर तक के भाग को बचाने के लिए कौन सा कवच पहना जाता था, नागेंद्रिक, कंठत्राण, ठीक है, फिर है कुरपास, कनक। तो ये जो है कनक ऐसे लिखा जाता है, कणक। ठीक है, ये पहना जाता था जिससे हमारे पैर और घुटने बचे रहें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मौर्य काल का शासन कब से कब तक रहा है। ठीक है,
तो 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, 400 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। लेकिन ऑप्शन आपका जाएगा डी राइट, जो कि 600 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा था। किसका? भारत में, मतलब मौर्य काल। अगला क्वेश्चन आपका है, कौटिल्य के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, नंद, या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो कौटिल्य का प्रिय शिष्य था। अगला क्वेश्चन है, विष देने वाले गुप्तचर को क्या कहते थे जो विष देता था? तो उसमें आपके ऑप्शन है, लिखा हुआ है रसद, कपतिक, गृहपतिक, उपरोक्त में सभी। तो ऑप्शन बनेगा राइट ए, रसद। जो जहर देता था तो उसे रसद कहते थे। मौर्य शासकों के विदेशों से संबंध का पता किससे चलता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ धर्म ग्रंथों से, सिक्कों से, शिलालेखों से पता चलता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने कितने प्रकार की विदेश नीति का उल्लेख किया है? 4 प्रकार की। 4 ऑप्शन है इसमें। तो इसमें दिया हुआ है 5 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की। तो 8 प्रकार की नीति का वर्णन किया किसने? कौटिल्य ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भृतक काल, जो भृतक काल होता है वो किस प्रकार की सेना होती है? तो वो अश्वारोही, पैदल सेना, रथ सेना। तो जो भृतक जो काल होता है या जो समय होता है, या भृतक काल जो सेना होती है, तो उसे हम पैदल सेना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बिना तैयारी के युद्ध अभियान मूर्खतापूर्ण होता है। ठीक है, ये किसका कथन है, किसने कहा था? ज्योमिनी ने। इसमें भी आपके 3 ऑप्शन हैं, जिसमें संतजू, मैकियावली, या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। तो ये संतजू का कथन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संतजू ने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी है? द प्रिंस, द आर्मामेंट ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, द आर्ट ऑफ वार, मिलिट्री वर्क्स। तो सी ऑप्शन है, द आर्ट ऑफ वार। ये जो है संतजू की बुक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, संतजू ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वार में कितने अध्याय विभक्त है? यानी ये जो बुक है वो कितने अध्याय में बटी हुई है? तो यहाँ 8 अध्याय हैं, 10 अध्याय हैं, 11 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 13 अध्याय में बटी हुई किताब इनकी। ठीक है, संतजू की द आर्ट ऑफ वार। समस्त युद्ध क्रियाएँ धोखे पर आधारित होती हैं। यानी कोई भी युद्ध की क्रिया होती है तो वो धोखे पर डिपेंड करती है। अक्सर युद्ध में लोग धोखा देते हैं और फिर वो युद्ध जीत जाते हैं। तो ये कथन किसका है? A.T. महान का, लिटिल हार्ट का, जनरल संतजू का। तो जनरल संतजू कथन है ये। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ना है हमें इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है, संपूर्ण युद्ध विचारधारा किस सैन्य विचारक ने पेश की? तो वो पेश की हिटलर ने, संतजू ने, या मैकियावली ने? तो बी वाला ऑप्शन राइट जाएगा, जनरल संतजू ने पेश की थी संपूर्ण युद्ध विचारधारा। अगला क्वेश्चन हमारा, युद्ध एक महान कार्य है, जीवन और मृत्यु का क्षेत्र है, अति जीवन व निराशा का मार्ग है, विनाश का मार्ग है, इसका अध्ययन अधिक परिश्रम के साथ करना चाहिए। तो ये परिभाषा किस सैन्य विचारक ने दी है? अब आइए ऑप्शन दे लेते हैं। 4 ऑप्शन है, मैकियावली ने, कोवालविटिज ने, जनरल संतजू ने, या ज्योमिनी ने? तो आपका सी ऑप्शन राइट जाएगा, जनरल संतजू ने। अगला क्वेश्चन है, संतजू के अनुसार युद्ध क्या था? तो विनाश का मार्ग, जीवन मृत्यु का क्षेत्र, सुरक्षा का मार्ग। तो जीवन और मृत्यु का क्षेत्र होता है क्या? युद्ध। युद्ध में या तो जीवन मिलेगा या फिर आपको मौत मिलेगी, यही ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट, संतजू ने कितने संग्राम स्थलों का व्याख्यान किया या फिर वर्णन किया है? तो उन्होंने 5 स्थलों का व्याख्या किया या 5 स्थलों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है 47। कमेंट में जब भी आप अपना सब्जेक्ट की वीडियो मांगें तो उसमें प्लीज़ सेमेस्टर जरूर शो कर दें,
कि सेमेस्टर 4, क्योंकि हिंदी इंग्लिश इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो हिंदी जनरल होती है, ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज होती है, तो उसमें आप सेमेस्टर डाल दें और जो भी हिंदी है, लिटरेचर है, सामान्य जो भी है, या इंग्लिश लैंग्वेज है या इंग्लिश लिटरेचर है, जनरल है, तो वो आप लिख दिया करिए आप सेमेस्टर के साथ में हिंदी कौन सी है या फिर इंग्लिश कौन सी है। आप गोपनीयता युद्ध का अमूल्य और अमोघ अस्त्र है, गोपनीयता, ठीक है। ये किसका कथन है? तो मिचेल ने दिया है, कौटिल्य ने दिया है, तो ये कथन भी ये किसका है? संतजू का है। यूनिट दूसरी चल रही है आपकी, और इसके बाद में यूनिट हम 3 और 4 एक में कर देंगे। सुरक्षात्मक युद्ध केवल पराजय की संभावना से बचाता है, और जब भी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए आक्रामक युद्ध करना परम आवश्यक हो जाता है। ये कथन किसका है? ठीक है, यहाँ पर युद्ध है, ठीक, युद्ध। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, देख लेते हैं चारों। जनरल डूहेट दिया हुआ है, जनरल संतजू दिया हुआ है, टी महान दिया हुआ, उपरोक्त में सभी। तो जनरल संतजू का कथन है ये, ठीक है। सेमेस्टर जो फर्स्ट वाले देख रहे हो तो फर्स्ट वाले प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं सब्जेक्टों की, वहाँ पे जाके वीडियो देख लें। सेकंड सेमेस्टर में जो भी वीडियो देख रहे हैं आप प्लेलिस्ट जरूर ओपन कर लें, जिस विषय का भी आप देख रहे हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है। और थर्ड सेमेस्टर का कोई देख रहा है तो वो भी हमारा स्टूडेंट जो है प्लेलिस्ट को ओपन कर ले। और हमारा ग्रुप भी है सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 2 का बना हुआ, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। PDF का कोई चार्ज नहीं जाएगा, फ्री में मिलेगी आपके लिए। और PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हम 2-3 दिन में उसको हटा देते हैं। फिर विजय उसकी होगी जो जानता है कि युद्ध कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी के बहकावे में मत आइएगा, अपने हिसाब से सोच विचार करके ही इसका मतलब बारे में कदम उठाना। तो ये किस विचारक का कथन है? सैन्य विचारक का। तो इसमें 4 लोग दिए हुए हैं, बाई हरकाबी हैं, लेनिन हैं, संतजू हैं, लिटिल हार्ट। तो जनरल संतजू जो हैं वो इसके उन्हीं की बात है ये। अगला क्वेश्चन है, युद्ध में विजय सदैव उसे मिलेगी जो स्वतः सैन्य क्षमता व प्रतिभा से संपन्न हो और उसके कार्यों में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। मतलब कोई उसमें पॉलिटिक्स की ना होती हो, तो वो हमेशा जीत जाएगा। एटी महान, संतजू, लाओ त्से, माओ त्से, तुंग, डूहेट। तो संतजू, ठीक है, इन्हीं का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 में है, सेना में शकुन और अपशकुन का विश्वास नहीं आने देना चाहिए, और मृत्यु से भयंकर कोई खतरा नहीं होता है। ये किस सैनिक विचारक का कथन है? तो ये भी यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जनरल संतजू, एटी महान, डूहेट, कौटिल्य। तो जनरल संतजू ने कहा है, और ये बात बिल्कुल सच है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 52, गोरिल्ला युद्ध कला का प्रतिपादन करने वाला कौन विचारक है, यानी कि कौन सैन्य विद्वान है जिसने लिखा ये? कार्ल वार्न ने, जॉन फोस्टर ने, या फिर गाइलो डूहेट ने। लेकिन एक ऑप्शन और है इसमें, जो कि है जनरल संतजू, इन्हीं के बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 53 है। तो 53 में ये दिखा हुआ है कि युद्ध कला का आधार, युद्ध जो कला है उसका आधार चकमा है, कि किसी को चकमा देना, ठीक है। ये किसका विचार है, किस विचार का कथन है? डूहेट का, हरकाबी का, मौत से तुंग का। जो मौत से तुंग हैं ये चाइनीज हैं, तो इसमें दिया हुआ जनरल संतजू, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका रट जाएगा। 54 क्वेश्चन नंबर है। 54 में क्या है? युद्ध में सर्वप्रथम पहुंचकर जो आक्रमण की पहल करता है वही शक्ति का लाभ उठा सकता है। तो ये किसने कहा है? ये विचार किसका है? तो यहाँ दिया हुआ है
कि मिचेल लिटिल हार्ट का, ये भी नहीं है। ऑप्शन 2 और है, संतजू का, इनमें से कोई नहीं। तो संतजू का था ना, ये जनरल संतजू का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि शत्रु की तुलना में अपनी शक्ति 10 गुनी है तो शत्रु के विरुद्ध घेरेबंदी कला का प्रयोग करना चाहिए, यानी उसको चारों ओर से घेरना चाहिए। ये कथन किसका है? देखो, लिटिल गार्ड है जनरल संतजू। जनरल संतजू ने कहा ये यदि अपनी सेना अगर उससे 10 गुनी है तो हमें घेरेबंदी कर देना शुरू करनी चाहिए। युद्ध के लिए सदा तैयार रहते हुए शत्रु की द्वारा की गई गलती पर नज़र रखना तो उसी का विजय होता है, यानी कि वही विजयी होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन 3 है, आंद्रे ब्यूफ्रे, जनरल संतजू, कार्ल बॉन। तो जनरल संतजू ही इसके आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है 57, 80 क्या है? दुर्ग, कवच, शास्त्र, व्यूह रचना। तो इसको हम शस्त्र कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, कौटिल्य ने अपने हस्ती सेना का प्रमुख कार्य क्या बताया? ऑप्शंस में 4 दिए हुए हैं, स्वतंत्र रूप से लड़ना, बाधाओं को पार करना, दुर्ग एवं भवनों को नष्ट करना, और सभी। तो दुर्ग एवं भवनों को नष्ट करना। अगला क्वेश्चन है, और आप लोग कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, संतजू किस देश का निवासी था? अमेरिका, रूस, भूटान, चाइना। तो एक चाइना के थे ये। तो इस प्रकार वीडियो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और इसके लिए आप अपने दोस्तों में से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो कल फिर शाम को आपको मिल जाएगा, इसी का मिलिट्री साइंस का पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।